आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। त्योहारों का सीजन आने वाला है और इन नवरात्रों में हमारे यहाँ पर रामलीलाओं का इतिहास बहुत पुराना है। आप सभी जानते होंगे कई 100 सालों से नवरात्र आते ही इनका मंचन शुरू हो जाता है बड़े और छोटे स्तर पर, और जाने कितने सालों से कलाकार इनमें लगातार काम करते रहते हैं। इनमें से एक रामलीला है यूपी के इटावा के जसवंत नगर की रामलीला। सुनिए ये। अब कुंभकर्ण युद्ध के लिए निकलता है। लेकिन इस बार इस सालों पुरानी रामलीला का मंचन स्थगित कर दिया गया है कोरोना संक्रमण को देखते हुए। इस रामलीला की खासियत पता है क्या है कि ये मंच पर नहीं खेली जाती बल्कि मैदान में होती है। लोग आसपास खड़े होकर इसे देखते रहते हैं। बैंड बाजी तो होते ही हैं, इसके साथ कुछ अलग प्रयोग भी होते हैं। यहाँ पर रावण की आरती उतारी जाती है, उसकी पूजा होती है, और जो पात्र होते हैं, किरदार जो होते हैं रामलीला के, वो धातुओं के मुखौटे लगाते हैं। हथियार, बर्छी, भाला, तीर सब यूज किए जाते हैं। खैर, एक और ये रामलीला नहीं होगी, लेकिन दूसरी ओर अयोध्या में एक विशाल स्तर पर रामलीला होगी जिसका आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारियां हो रही हैं, और वहां पर उसमें फिल्मी कलाकार हिस्सा लेंगे। लेकिन इस बार दर्शक इसे देख नहीं पाएंगे, ज्यादा दर्शकों को इजाजत नहीं होगी। सोशल मीडिया के जरिए ज्यादातर लोग इसे देखेंगे। नमस्कार, मैं हूं माधुरी, कोरोना कवरेज लेकर हाजिर हूं। आज के कोरोना कवरेज में हम क्या क्या शामिल करने वाले हैं ये मैं जल्दी से आपको बता देती हूं। आज हम बात करेंगे उन एंटीबॉडीज की जिन्हें अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया है। इनका नाम है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। क्या होती हैं, इस पर चर्चा होगी। बात होगी भारत में कम होते एक्टिव केसेस पर और यूरोप में सेकेंड वेव ऑफ इन्फेक्शन पर। आपको बताएंगे कि एक नई स्टडी कहती है कि कोरोना वायरस 9 घंटे तक त्वचा पर रहता है, यानी स्किन पर रहता है, तो ऐसे में क्या करें। और आखिर में कोरोना की जंग जीत चुके एक शख्स से मुलाकात होगी। लेकिन सबसे पहले अपडेट्स। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 67 लाख के पार पहुंच गया है, जबकि कोरोना महामारी की चपेट में आकर भारत में अब तक 1,45,055 लोगों की जान जा चुकी है। इस बीच राहत की बात यह है कि देश में प्रतिदिन हजारों नए केस सामने आने के बाद भी एक्टिव मामलों में कमी आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि भारत में कोविड-19 से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा यानी 56 लाख से भी ज्यादा है। भारत में कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए जितनी जांच की गई है वे संख्या के हिसाब से इस मामले में दुनिया की दूसरी सबसे अधिक संख्या है, जो 8.10 करोड़ है। बिहार में वर्तमान में कोविड-19 के मरीजों के ठीक होने की दर 93.59% है। वेस्ट बंगाल में कोरोना वायरस के मद्देनजर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि दुर्गा पूजा के दौरान महामारी संबंधी दिशा निर्देशों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। नवरात्रि का पर्व शुरू होने में महज 10 दिन बाकी रह गए हैं। कोरोना संक्रमण के चलते रायपुर के मुख्य स्थलों पर न तो देवी प्रतिमाएं विराजित की जाएंगी और न ही मेला लगेगा, सिर्फ घट स्थापना करने का ही निर्णय लिया गया है। पूर्व रेलवे ने दुर्गा पूजा से पहले 12 अक्टूबर से 3 और स्पेशल ट्रेनें शुरू करने की घोषणा की है। दमन दीव और दादरा नागर हवेली में सबसे ज्यादा रिकवरी दर है। द वर्ल्ड बैंक ने मुंबई के धारावी की सराहना की है। जिस तरह से दुनिया की इस सबसे बड़ी कच्ची बस्ती में संक्रमण को रोका गया है वो सराहनीय है। दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 3.60 करोड़ से ज्यादा हो गया है। ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 2.71 करोड़ से ज्यादा हो गई है। मरने वालों का आंकड़ा 10.53 लाख के पार हो चुका है। ब्राजील में कुल 41,906 नए मामले सामने आए। 11 सितंबर के बाद ये एक दिन में सामने आने वाले नए मरीजों का सबसे बड़ा आंकड़ा है।
मॉस्को के स्थानीय प्रशासन ने छात्रों और बुजुर्गों के बाहर निकलने पर फिर से पाबंदी लगा दी है। यहां 11 मई के बाद सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। मंगलवार को 11,000 नए मामले दर्ज किए गए और इटली के स्वास्थ्य मंत्री रॉबर्टो स्पेरेंजा ने कहा है कि देश में इमरजेंसी 31 जनवरी तक बढ़ाई जाएगी। सरकार इमरजेंसी के तहत कोरोना को लेकर कई फैसला करने के लिए संसद से इजाजत लेने के लिए बाध्य नहीं है। जी, अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप किसी न किसी वजह से चर्चा में रहते हैं। उनका मास्क का विरोध करना हो या फिर व्हाइट हाउस पहुंच के सबसे पहले मास्क को उतार कर फेंकना हो या फिर हॉस्पिटल से इलाज के दौरान ही प्रशंसकों से मिलने के लिए निकल जाना हो। जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया तो कहा जाता है कि उनके फेफड़ों में अच्छा खासा संक्रमण था, लेकिन उनके इलाज में कोई कोताही नहीं बरती गई। पूरा इलाज किया गया, वे व्हाइट हाउस भी लौट आए। हालांकि वो पूरे स्वस्थ नहीं हैं, मगर वो एक अलग बात है। इससे इतर दुनिया भर में उनके इलाज की चर्चा है कि उन्हें क्या इलाज दिया गया। मेरा ध्यान खींचा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज ने। एक जिज्ञासा हो आई कि आखिर ये होती क्या हैं? आप सुनना चाहते हैं तो सुनिए मेरी डॉक्टर अविरल वत्स से बातचीत, जो ब्रिटेन से हमसे जुड़े हैं। जी डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल। वैसे मिस्टर ट्रंप काफ़ी अलग अलग तरीके की स्टेटमेंट्स, चैलेंजिंग स्टेटमेंट्स, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स देते रहते हैं। मैं उसमें तो नहीं जाऊंगा, लेकिन हाँ, उनके चलते कुछ ट्रीटमेंट मोडालिटीज़, कुछ ट्रीटमेंट्स, कुछ दवाइयाँ जो हैं वो फेमस हो रही हैं। उनमें से एक अब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं। इसमें दो चीज़ें हैं, एंटीबॉडीज़ और मोनोक्लोनल। तो पहले एंटीबॉडीज़ वो केमिकल्स होते हैं जो कि एंटीजन्स के अगेंस्ट काम करते हैं। एंटीजन जो हमारे शरीर के ऊपर अटैक किया होता है जिन चीज़ों ने, वो बैक्टीरिया भी, वो वायरसेस हो सकते हैं। हमारे शरीर के अंदर से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारा शरीर उनको एज अ फॉरेन मान के चलता है। तो वो एंटीजन एक वो तत्व होता है अटैकर का, जो कि एंटीबॉडीज़ उसको आइडेंटिफाई करती हैं, उसको पहचानती हैं, और जब उनको वो एंटीजन खास मिलता है, वो एंटीबॉडीज़ उसके साथ जाकर चिपक जाती हैं। जैसे ही वो चिपक जाती हैं, वो एक इशारा होता है, एक सिग्नल होता है इम्यूनिटी के जो बाकी के सेल्स हैं, बाकी के जो आप कहें कि जो हथियार है, फोर्स है, उसके लिए कि ये जो ये तत्व है इसके जिसके साथ एंटीबॉडीज चिपकी हैं, ये शरीर के लिए खतरनाक है, आइए इसको ख़त्म कीजिए। तो ये रोल होता है एंटीबॉडी का एंटीजन के साथ चिपकने के बाद। अब ये जो एंटीबॉडीज़ हैं वो शरीर में भी बनती हैं इन्फेक्शंस के, जैसे वायरल इन्फेक्शन के रिस्पॉन्स में, लेकिन ये हम बाहर से भी दे सकते हैं। अब बाहर से जो हम एंटीबॉडीज़ शरीर में डालते हैं, जैसे प्लाज्मा में हम इसीलिए देते हैं क्योंकि उसमें एंटीबॉडीज़ बनी होती हैं, लेकिन वो बहुत कई अलग अलग तरीक़ों की होती हैं। पॉलीक्लोनल एक एंटीबॉडी होती है, एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती है। अब पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी जो होती है वो थोड़ी वाइड रेंजिंग होती है, लेकिन मैं स्पेसिफिकली मोनोक्लोनल के बारे में बताता हूँ कि जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है वो इस तरह से तैयार करते हैं कि एक एंटीजन लेकर, जो अटैकिंग तत्व है वो हम जैसे मान लीजिए चाइनीज़ चूहे जो होते हैं या हैमस्टर जो होते हैं, उनमें हम उसको डालते हैं। वो जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने अंदर एंटीबॉडीज़ बनाता है। वो जो एंटीबॉडीज़ हैं वो बी सेल्स बनाते हैं। ये जो बी सेल्स हैं इसको फिर उसके ब्लड से आइसोलेट करके निकाल लिया जाता है, सिर्फ एक ही चूहे में से, ताकि वो सिर्फ उसी कॉलोनी का रहे। उस बी सेल्स को एक कैंसर सेल्स के साथ जोड़ दिया जाता है, ताकि जो कैंसर सेल्स हैं वो लगातार इनडेफिनेटली डिवाइड होते रहें, मल्टीप्लाई होते रहें, और साथ के साथ जो बी सेल्स हैं वो स्पेसिफिक एंटीबॉडी जो उस खास एंटीजन के लिए बनी है वो बनाते रहें। अब जब ये एंटीबॉडीज़ बनती हैं, इसको प्यूरिफाई भी कर लिया जाता है। ये जो एंटीबॉडी होती है ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कहलाती है, क्योंकि ये एक ही कॉलोनी के बी सेल से आती है, और इसका जो टारगेट है वो भी बहुत स्पेसिफिक होता है। तो ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं, इसकी अपनी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी हैं। इसके यूज़ ये हैं कि जैसा मैंने पहले कहा कि ये एक ख़ास भाग जो है एंटीजन का उसके ऊपर अटैक करती है, बहुत ही स्पेसिफिक होती है, उसको एपिटोप कहते हैं एंटीजन के भाग को।
दूसरा है कि इसको हम लैब में बना सकते हैं, जैसे मैंने कहा कैंसर सेल्स के साथ जोड़कर, तो बहुत बड़ी मात्रा में हम इसको बना सकते हैं। हालांकि इसके बनाने में, डेवलप करने में काफ़ी पैसा खर्च होता है और इसकी जो तकनीक है वो काफ़ी उच्च स्तरीय तकनीक की ज़रूरत पड़ती है इसको डेवलप करने में। लेकिन जब इसकी एक बार प्रोडक्शन शुरू हो जाती है तो जो इसकी कंसिस्टेंसी है दवाई की, वो बहुत बढ़िया रहती है, हाई क्वालिटी की रहती है। उसका मतलब ये है कि जो एक से दूसरी वायल में आपको एंटीबॉडीज़ मिल रही हैं वो सिमिलर मिलती जाएंगी। जैसे कि हम प्लाज्मा की बात करें तो एक डोनर प्लाज्मा या दूसरा या तीसरा डोनर प्लाज्मा, उनका जो क्वालिटी है वो बहुत अलग अलग होगी, इसलिए अनप्रेडिक्टेबिलिटी आती है। लेकिन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी में जो प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ ट्रीटमेंट है वो बढ़िया हो जाता है। इसमें ये क्रॉस रिएक्ट नहीं करती, तो जिस जगह भेजी गई है उसी में ये अपना एक्शन देती है। लेकिन इसकी डिसएडवांटेज यही है कि इसमें पैसा भी बहुत खर्च हो सकता है डेवलपमेंट में, और इसमें जो टेक्निक चाहिए होती है वो बहुत ही हाई लेवल की चाहिए। और लास्ट थिंग है कि जो एक इसका बड़ा रिस्क है कि जैसे मान लीजिए वायरस ने अपना म्यूटेशन हो गई, उसका जो एंटीजन है वो एपिटोप है वो चेंज कर लिया, जो कि हो सकता है वायरसेस का, तो जब वो चेंज हो जाता है तो ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी यूज़फुल नहीं रहती। तो ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी एक उस स्नाइपर की तरह होती है जो बहुत ही टारगेटेड अटैक करती है और इसीलिए काफ़ी बेनिफिशियल होती है। तो डॉक्टर साहब, किस तरह से इलाज में कारगर होती है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़? क्या इन्हें बाहर से दिया जाता है? जी, जैसा मैंने पहले कहा कि बिल्कुल ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं ये बिल्कुल बाहर से दी जाती हैं पेशेंट को के शरीर में, और इनको हम लैब में बना सकते हैं और वहाँ से ही इनकी जो प्रोडक्शन है वहीं होती है। किन बीमारियों में इनको हम दे सकते हैं, उनमें देखिए इसको कैंसर, बहुत तरह तरह के कैंसर्स में मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को सक्सेसफुली हम यूज़ करते हैं। टारगेटेड, जैसा हम कहें कि कैंसर जो सेल्स हैं उनको टारगेटेड तरीके से डिस्ट्रॉय करने के लिए। ऑटो इम्यून डिजीज़ जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस हुआ या क्रॉन्स डिजीज़ है जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट की है, अल्सरेटिव कोलाइटिस में इसको हम यूज़ करते हैं। तो अलग अलग तरह की ऑटो इम्यून डिजीज़ में ये यूज़ में आती है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। एल्जाइमर्स जो डिजीज़ है उसमें भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का यूज़ जो है वो किया जा रहा है। और बाकी अलग अलग तरह की थेरेपीज़ में यूज़ करते हैं। रेडियो इम्यूनोथेरेपी हो गई या एंटीबॉडी डायरेक्टेड, ऐसा कहें कि एंजाइम प्रो ड्रग थेरेपी इसको कहते हैं, कि जो एंटीबॉडीज़ जो होती हैं उसके बेस पर हम कुछ एंजाइम डिलीवर कर सकते हैं। तो अलग अलग तरह की थेरेपीज़ में यूज़ कर सकते हैं। तो इसका जो यूज़ है वो काफ़ी वाइड तरीके से किया जा रहा है। लेकिन प्रिंसिपली ऑटो इम्यून डिजीज़, एल्जाइमर्स और कैंसर में इसका जो यूज़ है वो किया जाता है। जी, तो अगर ये इलाज का बेहतर मीडियम है, अच्छा माध्यम है, तो इन पर काम क्यों नहीं किया जा रहा है? जी, ये एक पोटेंट, हम कहें कि काफ़ी जानदार इलाज हो सकता है। लेकिन देखिए जो ट्रीटमेंट्स होते हैं उनका तब तक कहना बहुत मुश्किल है जब तक उनके असर हम ना देख लें, तब तक हमें ये मालूम नहीं चल सकता कि कौन सा बेहतर है। जैसा देखा गया डेक्सामेथासोन भी उसने काफ़ी अच्छा असर दिखाया, और बाकी काफ़ी मेडिसिन हैं जिन्होंने कुछ नहीं असर दिखाया। तो ये सब कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद ही मालूम चलता है कि कौन सी मेडिसिन कितनी असरदार है। तो ये कहना मुश्किल होगा कि ये बेहतर है कि नहीं, लेकिन हाँ, इसका पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है और इस पे काम चल रहा है। यूके की जो रिकवरी ट्रायल है उसका एक आर्म जो है, उसका एक हिस्सा जो है वो इसको लेकर, जो रीजेनेरॉन की जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं उसको लेकर जो हम कहते हैं रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, जो उच्च स्तरीय ट्रायल होती है एविडेंस कलेक्ट करने के लिए, वो अभी चल रही है। यूएस में भी इसकी 2 ट्रायल्स चल रही हैं। तो इस पे काम चल रहा है। जैसा मैंने पहले कहा कि इनको जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ होती हैं इनको डेवलप करना काफ़ी तकनीकी और काफ़ी खर्चीला काम होता है। तो ये हर कोई इसको नहीं कर सकता, और जैसा मैंने पहले कहा कि ये बहुत स्पेसिफिक काम है, तो ये चेंज भी हो सकता है, तो उसमें जो पैसा है वो ख़राब भी जा सकता है। इसीलिए इस पे काम चल रहा है। जैसे काफ़ी बाकी की जो इलाज हैं उनके चलते अब देखना ये है कि कौन सा इलाज जो है वो हमें बेहतर परिणाम देता है। जी, इसके अलावा और क्या-क्या ट्रीटमेंट दिए गए ट्रंप को?
जी, मिस्टर ट्रंप को जो रीजेनरॉन की, जो मैं आपको मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ की बात कर रहा हूँ, वो एक्चुअली 2 मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का मिश्रण था। वो उनके ऊपर ट्राई किया गया, उनको दिया गया, थोड़ी हायर डोज जो थी वो ट्राई की गई उनके ऊपर। दूसरा उनको रेमडेसिविर एक जो ट्रीटमेंट है वो भी उनको दिया गया। ये भी एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट है जो कि क्लिनिकल ट्रायल्स के अंडर ही दिया जा रहा है, एटलीस्ट जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं यहाँ पर। तो उसके जो परिणाम हैं वो मिक्स्ड हैं, अभी उसका भी क्लियर कट इफेक्ट नहीं है, इसीलिए अभी वो क्लिनिकल ट्रायल्स के अंडर ही दिया जाता है। तीसरी चीज़ उनको जो दी गई वो थी डेक्सामेथासोन। डेक्सामेथासोन एक स्टेरॉयड है और यही एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसका हमारे पास परिणाम है, जो जिसको हम कहें कि वो पेशेंट्स कोविड से जो संक्रमित पेशेंट होते हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है या पड़ती है, उन पेशेंट्स में डेक्सामेथासोन अगर एकदम टाइम पे दी जाए, ना पहले दे सकते हैं ना लेट दे सकते हैं, अगर टाइमली दी जाए तो उस पे जो हमने उसके जो बेनिफिशियल इफ़ेक्ट हैं वो एक स्टडी में क्लियर कट इस्टेब्लिश हो चुके हैं। तो डेक्सामेथासोन उनको दी गई, ये 3 ट्रीटमेंट्स उनके ऊपर ट्राई किए गए। लेकिन जो ये भी कहा जाता है कि उनके जो डॉक्टर हैं उन्होंने रिलीज़ किया कि वो लेते रहे हैं, जैसे इवन वो जिंक भी लेते रहे हैं, विटामिन डी, एक फेमोटिडीन करके ट्रीटमेंट है वो लेते रहे हैं, मेलाटोनिन, डेली एस्प्रिन भी लेते रहे हैं। ये नहीं मालूम कि वो कितनी देर पहले कितनी लेते रहे हैं, इसके बारे में डिटेल्स हमें नहीं मालूम। और ये जो मैंने नाम अभी गिनाए दवाइयों के, इनका भी कोई परिणाम नहीं है, इनका कोई प्रमाण नहीं है कि ये कोविड से बचाव करते हैं। और ये भी क्लियर नहीं था कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन वो लेते रहे हैं, पहले ली है कि नहीं, इसके बारे में भी हमें मालूम नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये थे डॉक्टर अविरल वत्स। क्या आपने नोटिस किया पिछले कई दिन से भारत में एक्टिव केसेस की संख्या में कमी आ रही है? यूरोप जैसे देशों में फिर से केस बढ़ रहे हैं। क्या भारत में ठीक होने वालों की संख्या बढ़ना एक्टिव केस कम होने की वजह ये है कि टेस्ट कम हो रहे हैं, या फिर एक ये अच्छा संकेत है? आप सोच रहे होंगे इतने सारे सवाल, इनके जवाब कहाँ हैं? इनके जवाब है ना निखिल रामपाल के पास। इंडिया टुडे ग्रुप की डेटा इंटेलिजेंस यूनिट में हैं और आज हमारे साथ हैं। तो आइए सुनते हैं जवाब। देखिए, अच्छा संकेत बिल्कुल है, क्योंकि अगर हमारे एक्टिव केस 2 हफ्ते से ज्यादा के टाइम पर नीचे गिर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि भारत में जो कोरोना वायरस है उसका कर्व नीचे आ रहा है। मतलब अब कम लोग हमारे देश में इस समय एक्टिवली इन्फेक्टेड है कोरोना वायरस से। ऐसा कहना कि टेस्ट कम होने की वजह से हुआ है, मैं तो बिल्कुल नहीं मानूंगा, क्योंकि अगर आप ध्यान से डेटा को देखें तो इंडिया का जो टेस्टिंग डेटा है वो ये दिखाता है कि हम रोजाना लगभग 10 लाख के करीब टेस्टिंग जो है वो कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे टेस्टिंग को बढ़ाया गया है, बावजूद इसके ये एक्टिव केसेस में जो गिरावट हमें देखने को मिली है, ये बहुत अच्छा संकेत है। इसका मतलब यही है कि कोरोना वायरस जो है अब वो धीमी रफ्तार से देश के अंदर बढ़ रहा है। जी, और क्या ये भारत में ही दर्ज की गई है गिरावट, या फिर दूसरे देशों में भी इस तरह का ट्रेंड? हमारी डेटा इंटेलिजेंस यूनिट ने पड़ताल की उन सभी देशों की जहां पर 50,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं, और उसमें हमने पाया कि ब्राजील, भारत के साथ साथ ब्राजील, पेरू, बांग्लादेश, इन सब देशों में भी काफी हद तक जो एक्टिव केसेस हैं उनमें गिरावट देखने को हमें मिली है। जी, और कहा जा रहा है कि यूरोप में पहले पीक पर पहुंचे केसेस और उसके बाद में एक फॉल दिखा गया, और अब फिर से बढ़ रहे हैं। वहां पर सख्त वो भी लगा दिए गए हैं, लॉकडाउन भी लगा रहे हैं ये लोग। तो क्या ये सेकेंड वेव है वहां पर? यूरोप में बिल्कुल कई देशों में अब सेकेंड वेव देखने को मिल रही है। यूरोप में जब कोरोना वायरस आया था तब वहाँ के देशों ने मास टेस्टिंग और जो रेगुलेशंस वहाँ पे लगाए थे, उससे लॉकडाउन के बाद उनको काफी असर देखने को मिला था, क्योंकि छोटी टेरिटरीज है तो तब कंट्रोल करने में उनको जल्दी मदद मिलती है। तो उस वजह से उस टाइम पे वो अप्रैल एंड से लेकर मई मिड तक वो काफी हद तक कोरोना वायरस को कंट्रोल कर चुके थे। लेकिन जुलाई से जो हम लगातार ट्रेंड देख रहे हैं वो ये है कि एक्टिव केसेस जो है जुलाई से लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और यदि आप ध्यान से देखें तो इस बार जो सेकेंड वेव है स्पेन या फ्रांस में, वो पहली वाली वेव की तुलना में भी 5-6 गुना ज्यादा तेज है। तो इस समय स्पेन में और फ्रांस में, इवन इटली में भी, स्वीडन में भी बहुत सारा एकदम से कोरोना वायरस के केसेस पाए जा रहे हैं। यदि आप ध्यान से देखें तो स्पेन और फ्रांस जो है वो भारत की आबादी का 10% हिस्सा भी नहीं बनाते, लेकिन बावजूद इसके वहां पर जो कोरोना वायरस के केसेस हैं वो इस समय के भारत के कोरोना वायरस केसेस से ज्यादा है, एक्टिव केसेस की अगर मैं बात करूं।
तो इस समय बिल्कुल वहाँ पर सेकेंड वेव है। स्पेन में भी उन्होंने मैड्रिड में भी पार्शियल लॉकडाउन लगाया है और पेरिस में भी पार्शियल लॉकडाउन की बातें अभी जो है वो की जा रही हैं। इंग्लैंड में भी इसको देखा जा रहा है क्योंकि यूके के अंदर भी केसेस बढ़ रहे हैं। यूएस में फिर से एक बार केसेस बढ़ने लग गए हैं और जहाँ पे मेरे को भ्रमर मुखर्जी जो प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में, उन्होंने बताया कि 22 राज्य ऐसे हैं यूएस में जहाँ पर तीसरी बार कोरोना वायरस के केसेस दोबारा बढ़ रहे हैं। तो एक थर्ड पीक भी कई जगह पर देखी जा रही है। तो बिल्कुल अगर सावधानी हटती है तो एक और पीक के बढ़ने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। जी। और भारत में सेकेंड वेव की आशंका क्या आने वाले दिनों में है या अभी थोड़े वक्त के बाद आएगा? जी, एक्सपर्ट से जो हमने बात की है उन्होंने यही बताया है कि भारत भी दूसरे देशों के जैसा ही है, ठीक है, कि भारत भी कैसे अछूता रह सकता है सेकेंड वेव से। अगर सावधानी हटती है, भारत भी अगर थोड़ा सा कैजुअल हो जाता है वायरस को लेकर, तो चांसेस है कि भारत में भी सेकेंड वेव आ सकती है। अभी देखिए आने वाला टाइम में दिवाली आ रही है, फेस्टिवल सीजन आ रहा है, छठ भी आएगी और भी बहुत सारे त्योहार जो आते हैं इस कार्तिक के महीने में, वो सब आने वाले हैं। तो उस वजह से पब्लिक मोबिलिटी भी बढ़ती है, हर किसी को अपने परिवार के पास जाना होता है। हमें 6-7 महीने से ज़्यादा घरों में कैद हुए हो गया है। तो ऐसे में जाहिर है कि लोग अपने परिवारों को मिलने जब वापस जाएंगे तो हो सकता है तब शायद जो है सावधानी हल्की सी भी हटी तो दुर्घटना घटी और कोरोना वायरस केसेस बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर टाइमली टेस्ट करते रहें, टाइमली हम अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करते रहें और साथ ही साथ हम अपनी टेस्टिंग और इन सब फैसिलिटीज को स्ट्रेंथन करते रहें, मतलब उनको स्ट्रांग बनाते रहें, तो हम सेकेंड वेव को कम डेडली भी बना सकते हैं। ये थे निखिल रामपाल। कमाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते, बचाते हैं तो उससे कमा नहीं पाते। शेयर की चाल, निवेश का हाल, बाजार का तमाशा, इकोनॉमी की भाषा, बॉन्ड, बीमा, सोना, चांदी, सबकी होती है बात। बचाते रहो नारे के साथ। हर शनिवार मैं यानी नितिन ठाकुर आपकी मुलाकात कराऊंगा आपके मनी मैनेजर से। एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी जिसमें कहा गया है कि कोरोना वायरस जो है वो स्किन पर 9 घंटे तक रहता है, जबकि फ्लू यानी इन्फ्लुएंजा का वायरस सिर्फ 2 घंटे। बहुत ही खतरनाक है ये कोरोना वायरस। तो और क्या कहती है ये रिपोर्ट, ये जानने को मैंने बात की गौरव पांडे से, आज तक के हमारे साथी हैं। जी गौरव, बताएं, क्या ये कोई नया वायरस है या वही कोरोना वायरस है? नहीं, ये वायरस एक्चुअली नया नहीं है। वायरस तो कोविड-19 का ही है। इसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो मेडिकल जर्नल है, क्लिनिकल इन्फेक्शियस डिजीज करके है, उसमें कुछ रिसर्चर्स हैं, उन्होंने ये शोध किया है कि ये वायरस 9 घंटे तक स्किन पे जिंदा रह सकता है। और उसमें उस जर्नल में कई चीजें बताई गई हैं कि जो सबसे घातक वायरस में से एक माना जाता है इन्फ्लुएंजा, वो करीब स्किन पे 2 घंटे तक टिक सकता है। लेकिन कोरोना वायरस के बारे में ये बताया गया है कि 9 घंटे से भी ज्यादा देर तक ये स्किन पर सर्वाइव कर सकता है। हालांकि रिसर्चर्स ने इसके बारे में ये भी बताया गया कि हम उसका सामना कैसे कर सकते हैं। वही जो पारंपरिक तरीका है, सैनिटाइजर और साबुन से हाथ धोने की सलाह भी दी है साथ में उन्होंने। जी, तो सैनिटाइजर लगाने से और साबुन से हाथ धोने पर तो ये चला जाता है स्किन से? हाँ, हाथ धोने से 15 सेकंड या 20 सेकंड हाथ धोने के बाद जो है ना, इसका जो स्किन से मतलब उसका डेंजर होता है वो कम हो जाता है या बिल्कुल खत्म हो जाता है। जी, एक और रिसर्च पढ़ी मैंने जिसमें ये कि मास्क पहनने पर लोगों को लगता है कि मास्क लगाकर रखेंगे तो लंग्स में ऑक्सीजन की कमी जी सप्लाई कम हो जाती है, लेवल कम हो जाता है। तो कितना सही है ये? इसी ऑक्सफोर्ड की रिपोर्ट है। इसमें ये बताया गया है कि फेस मास्क पहनना अनकंफर्टेबल तो होता है, लेकिन ये फेफड़ों तक जो ऑक्सीजन जाती है उसको बाधित नहीं करता किसी प्रकार से। और इसके लिए ये बाकायदा इन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किया है कि 15 हेल्दी लोगों पर मास्क लगा के और जो 15 मतलब एजेड लोगों, मुर्दराज लोगों के फेफड़े पर इन्होंने लगा के एक्सपेरिमेंट किया है। तो जो जितनी ऑक्सीजन की जरूरत होती है फेफड़ों पे, उतनी आसानी से पहुंच सकती है। कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, असुविधा जरूर होती है, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी, और जो अस्थमैटिक लोगों पर भी इन्होंने लगाया, जिनको लंग्स का इन्फेक्शन होता है, उन लोगों के लिए मास्क लगाना? लंग्स, हाँ, उनके लिए अनकंफर्टेबल है, लेकिन इस रिपोर्ट में ये नहीं बताया गया है कि जो अस्थमा के रोगी हैं या जो सांस के अन्य रोगी हैं उनको ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि कोई भी ऐसा मास्क नहीं बना है जो
आपके नाक से सांस लेने में एकदम से बाधित कर दे हवा को। कोई भी मास्क पहनेंगे तो आपके अंदर हवा तो जाएगी ना, तो हवा जाएगी तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन भी जाएगी। ये थे गौरव पांडे। अब आपको मिलवाते हैं उन शख्स से जिन्होंने कोरोना वायरस को हरा दिया, जंग जीत ली। उदयपुर राजस्थान के प्रमोद वशिष्ठ हमारे साथ हैं। डायबिटिक हैं, डायबिटीज बहुत बढ़ गई थी इस दौरान, ऑक्सीजन भी कम हो गई थी। क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, आइए उन्हीं से सुनते हैं। दरअसल 15-16 तारीख से मुझे बुखार आना चालू हो गया था, तो मैंने 16 तारीख को जांच करवाई थी और 18 तारीख को मुझे पता चला, वहां से रिपोर्ट आई पॉजिटिव की। तो 18 तारीख को मुझे पता चल चुका था कि मुझे कोरोना पॉजिटिव है। बस ये तो कुछ खांसी आती थी और बुखार आ रहा था बार बार। फिर उसके बाद वहां से मैंने हॉस्पिटल से, मेरे पास वहां से CMHO ऑफिस से फोन आया था। तो उन्होंने मेरे सारे लक्षण वगैरह पूछा कि अब आप हॉस्पिटलाइज होना चाहते हैं या क्या। मैंने अपने मन से कह दिया कि नहीं, मैं घर में ही क्वारंटाइन रहना चाहता हूँ। और मैं करीब 5 दिन तक तो घर पे ही क्वारंटाइन रहा था जी। उसके बाद मुझे सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम चालू हो गई थी और ऑक्सीजन लेवल गिरने लगा था। तब मैंने वापस वहाँ फोन किया हॉस्पिटल में। उन्होंने कहा आप तुरंत आ जाइए हॉस्पिटल, आपको एडमिट कर लेते हैं। तो फिर आप कितने दिन हॉस्पिटलाइज रहे? हॉस्पिटलाइज में 12 दिन तक रहा हूँ। वहाँ बहुत ही अच्छा प्रबंध है, खाना पीना सब कुछ बहुत ही अच्छा व्यवस्थाएं हैं। वहाँ के स्टाफ लोग बहुत अच्छी केयर करते हैं जी। और ऑक्सीजन लेवल आपका कितना गिर गया था? मेरा 84-85 तक पहुँचने लग जाता था बार बार। तो फिर मैं वापस वहाँ जब से गया हूँ उसके बाद धीरे धीरे मेंटेन होता रहा और इसी आधार पर मुझे 2 से 3 दिन एक्स्ट्रा रखा गया कि भाई आपका ऑक्सीजन लेवल जब तक सही नहीं होगा, आप बिल्कुल कंप्लीट ठीक नहीं होंगे, हम आपको छुट्टी नहीं देंगे। आप हिम्मत रखिए और इलाज में सहयोग कीजिए। जी। आपको और कोई पहले से कोई प्रॉब्लम है जैसे डायबिटीज या हार्ट? हाँ, डायबिटीज मुझे पेरेंटली गिफ्ट मिली हुई है जी। तो डायबिटीज थी और बाकी तो कोई विशेष कोई बीमारी नहीं। अच्छा, तो डायबिटीज का लेवल क्या रहा, ज्यादा हो गया या नॉर्मल? ज्यादा हो गया था। वहाँ पे उसकी भी 3 दिन में 3 से 4 बार वो जांच कर रहे थे और मुझे इंसुलिन देना पड़ रहा था उन्हें कंट्रोल करने के लिए। फिर आप जब नेगेटिव आ गए तो आप घर आ गए। अभी आपको कैसा लग रहा है? पोस्ट कोविड कोई ऐसे लक्षण नजर आ रहे हैं कि जैसे कई लोगों में थकान रहती है और भी बहुत सारे नई तरह के लक्षण इसमें सामने आ रहे हैं? थोड़े थकान रहती है और कमजोरी महसूस हो रही है, वरना लगभग ठीक है, वैसा जैसे पहले था वो लगभग वैसा ही हूँ। पर हाँ, कमजोरी और थकान के कारण थोड़ा रेस्ट कर रहा हूँ और मुझे 7 दिन के लिए फिर घर पे ही क्वारंटाइन किया गया। जी। और आपके घर में तो किसी को नहीं हुआ था? मेरे बेटे को हुआ था पर उसको ऑक्सीजन वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसे यूरिन इंफेक्शन की एक साथ में परेशानी हुई थी। उसे 29 तारीख को ही छुट्टी दे दी थी और वो 22 तारीख को भर्ती हुआ था वहाँ। अभी आप एकदम स्वस्थ हैं बाकी? हाँ जी, बिल्कुल स्वस्थ हूँ। प्रमोद जी, आपको एक हेल्दी लाइफ की बहुत सारी शुभकामनाएं पूरे आज तक रेडियो की टीम की ओर से। और देखिए, अब जाने का वक्त है। कल आपसे मिलेंगे कुछ और अपडेट्स लेकर। आपको कोरोना कवरेज कैसा लगता है आप बता सकते हैं। हम किस विषय पर और बात कर सकते हैं आप ये भी हमें बता सकते हैं। चिट्ठी लिखनी है आपको, बस कागज कलम वाली चिट्ठी नहीं, डिजिटल चिट्ठी। बस एक छोटा सा ईमेल radio@aajtak.com पर। और हाँ, ख्याल रखें, पछतावे में हाथ मलना नहीं है तो हाथ धोते रहें, वो भी कम से कम 20 सेकेंड तक। आज ही हमने इस बारे में बात की है। बाय बाय, स्टे सेफ एंड स्टे कनेक्टेड। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो।